लोक पहल राष्ट्रवादी विचारधारा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार करने वाला एक सामाजिक संगठन है। लोक पहल राष्ट्रवादी संगठनों को, जितने भारत में राष्ट्रवादी संगठन है, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसी का एक सहयोगी संगठन है। लोक पहल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का एक सार्थक प्रयास है। यह एक सकारात्मक प्रयास है, एक सद्भावी प्रयास है, और जिसका मूल उद्देश्य भारत को राष्ट्रवाद और भारत को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सनातनी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की ओर प्रेरित करना है। और इसीलिए लोक पहल अनवरत रूप से अपना सोशल मीडिया पर और भौतिक रूप से भी लगातार प्रयास करता रहता है। लोक पहल के 5 महान आदर्श हैं। वह है पूज्य ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी, पूज्य अशोक जी सिंघल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सरसंघ चालक पूज्य प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, भारत रत्न और स्वतंत्रता संग्राम के अपराजेय योद्धा महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, तथा समरसता, एकात्मकता और भारत को एकता के सूत्र में आबद्ध करने वाले, जिनका उद्देश्य भारत के दीनहीन जनता को राष्ट्र के मनोविज्ञान से जोड़कर एकाकार करना था, ऐसे एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे लोक पहल के आदर्श हैं। लोक पहल अनवरत लगभग 3 वर्षों से ऊपर की इसकी यात्रा हो गई है, और अविराम निरंतरता में प्रत्येक शुक्रवार को अपने महत्वपूर्ण वक्ता के साथ हम लोक संवाद करते हैं, हम जनता से संवाद करते हैं। लोक पहल का एक अन्य उद्देश्य, जैसा कि मैंने कहा पहले ही, कि यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और भारत को भारतीयता के पथ की ओर ले चलना, भारत के अतीत पर गौरव करना, सनातन के पद चिन्हों पर ले चलना, जयतु भारतम करना और भारत को विश्व में भव्यतम राज्य बनाने की परिकल्पना को साकार करने का सदप्रयास करता है लोक पहल। लोक पहल के एक अन्य हमारे महत्वपूर्ण आदर्श हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, हिंदूवादी, सनातन, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यूं कहूं कि इसका श्रेय, प्रेय और पाथेय है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का एक सहयोगी और राजनीतिक संगठन है लोक पहल। हम लोक पहल लगातार राष्ट्रवाद का एक प्रहरी बन के खड़ा है और पूरे देश में अपनी अलख जगाने का प्रयास करता है। लोक पहल की जो सांगठनिक संरचना है, उसमें डॉक्टर बीके सिंह जो प्रयाग विश्वविद्यालय से हैं, और संघ के सबसे बड़े आर्थिक प्रकल्प स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय प्रचार टोली के सदस्य हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, तथा साथ ही आप संघ के वरिष्ठतम स्वयंसेवक हैं। आपकी संघ आयु 40 वर्ष से अधिक हो चुकी है। हम इसी उद्देश्य को लेकर के लगातार समाज में भौतिक रूप से और वैचारिक रूप से सोशल मीडिया, चूंकि आज का 21वीं शताब्दी का जो सबसे बड़ा युद्ध है वह सोशल मीडिया पर ही लड़ा जाता है, उस युद्ध को हम लोग अनवरत रूप से लड़ रहे हैं। राष्ट्रवाद के पक्ष में यह धर्म युद्ध है, जिसमें हम विधर्मियों से कृष्ण के पद चिन्हों पर, राम के पद चिन्हों पर चल के हम यह युद्ध लड़ रहे हैं और भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। विश्व में एकमात्र राष्ट्र भारत ही है जो सनातन था, सनातन है, और मैं बहुत सरल शब्दों में कहूं तो दुनिया की जितनी सभ्यताएं, प्राचीनतम सभ्यताएं हैं, उनका कोई अवशेष आज विश्व में उसकी उपलब्धता, उसके अनुयायी, उसके धर्म, उसके अनुसरण करने वाले लोग आज विश्व में विद्यमान नहीं है।
लेकिन एकमात्र भारत है जो सनातन हजारों करोड़ों वर्ष पहले था। यह गंगा घाटी के मध्य में, एक गंगा घाटी के बीच यह जो आर्य संस्कृति थी, यह जो सभ्यता और भारतवर्ष की संस्कृति थी, उसके अनुयायी आज भी भारत में हैं। तो ये हमें गर्व है। राष्ट्रवाद के सिद्धांत के प्रणेता को शुरू में कहना पड़ा था अलामा इकबाल को, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो यही भारतीयता की हस्ती है, यही सनातन की हस्ती है। यह इतना वर्ण करने योग्य है, यह इतनी सहनशीलता से सबको समाहित करने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन जब जब इसकी सहनशीलता पर चोट उठती लगती है, तो वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसे रक्षक इसके लिए आ जाते हैं, जो हमें सुनत से रक्षा करते हैं। जैसा कि भूषण ने लिखा, शिवाजी न होते तो सुनत होती सबकी। या उसकी रक्षा करना है। हम किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है, हम उस विमार्ग के विरोधी हैं जो भारत को नष्ट करने का प्रयास करता है। और इसी विषय पर आज हम लोगों के बीच प्रमुख संघ विचारक और वरिष्ठ शोध अध्येता चंद्र किशोर जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। तो मैं आग्रह करूंगा माननीय संयोजक डॉक्टर वीके सिंह जी से कि विकसित भारत की संकल्पना @ 2047, जिसमें किसान है, बेरोजगार है, महिला है और युवा है, उस पर अपने बीच वक्तव्य के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं लोक पहल के माननीय संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह भाई साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, आज अपने इस आभासीय मंच पे डॉक्टर चंद्रकिशोर जी का हम लोग स्वागत करते हैं और ऐसे युवाओं की उपस्थिति और उनके विचार निश्चित रूप से देश के युवाओं को उत्साहित करेंगे और जब देश का युवा उत्साहित होगा तो देश के विकास को कोई रोक नहीं सकता। हम लोग विकसित भारत 2047 की चर्चा कर रहे हैं। देश समाज का विकास युवाओं के कंधे पर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज अगर देश के युवा को सही दिशा मिल गई तो देश का विकास हो जाएगा, और अगर देश के युवाओं को सही संस्कार और शिक्षा न मिली और व्यसन की तरफ चले गए तो देश के विनाश को कोई भी प्रभावशाली आदमी कितना भी क्यों न हो रोक नहीं पाएगा। तो इस यथार्थ को हमको समझना पड़ेगा और इसकी चिंता हम करें, आप करें, लोग पहल करें, उतने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमारी कोशिश से सामान्य इससे चिंतित हो और उसको अपने जीवन में उतार के, अपने कर्मों में उतार के और अपनों और अपने युवाओं के बीच में ले जाएगा, तभी हमारा कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा। कहीं न कहीं हमारी जो शिक्षा पद्धति है और हमारा जो आसपास का वातावरण है, उसने हमारे दिमाग को, हमारे विचार को दूषित कर रखा है। आप जानते हैं कि आज की तारीख में पश्चिमी देशों में, जहां जिसको हम विकसित राष्ट्र करते हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे अन्य कोई कंट्री हो, वहां पे फास्ट फूड, अगर ये जो आपका बर्गर पिज्जा है, ये किसी को दिया जाता है तो ये माना जाता है कि ये तो अपमान किया जा रहा है, ये तो वहां गरीबों को दिया जाता है। लेकिन किसी को अगर हरी सब्जी और रोटी फुल्का दिया जा रहा है तो उसको विटामिन युक्त माना जाता है और उसको सम्मान दिया जाता है। अपना भी मूल यही रहा है, भारत की भी संस्कृति यही रही है, लेकिन हमारे आसपास की परिस्थितियों ने हमारे दिमाग को कुंठित कर दिया और हम अपने वास्तविकता को भूल के उस चीज को, पिज्जा बर्गर को हम प्राथमिकता देने लगे हैं। उसी तरीके से पढ़ाई में हमारी मूल पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए, सोचने का तरीका क्या होना चाहिए और कमाई पढ़ाई के बाद शुरू करें, यह सोच हमारे भारतीयों की नहीं थी। हमारे भारतीयों की सोच थी कि हम शिक्षा प्राप्त करें, डिग्री के लालायित नहीं थे, ज्ञान के लालायित थे। तो इन सारे विषयों को अगर समग्र रूप से संगठित करके
और युवाओं की ऊर्जा का, महिलाओं की ऊर्जा का, किसानों की ऊर्जा का, और जिनको बेरोजगार मान के मजदूर हम बना दिए हैं उनकी ऊर्जा का अगर हम सदुपयोग करेंगे और उनको वर्तमान देश काल परिस्थितियों के हिसाब जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियां उनके उत्थान के लिए बनाई गई हैं, उसके समुचित लाभ से उनको हम अवगत करा के और उस लाभ से सिंचित करेंगे, तो हमारा राष्ट्र विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। और अगर उस विधा में, उस कार्य में लोक पहल और लोक पहल से जुड़े हुए लोगों का योगदान होगा, तो वो हम लोगों के आत्माभिमान को बढ़ाएगा, आत्मसम्मान को बढ़ाएगा और हमको प्रफुल्लित करेगा। तो इस काम में हम सब लोग लगे हैं, आशुतोष जी, ऋषिकेश जी और सभी लोग जो हम लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, हम सभी लोगों के प्रति कृतज्ञ हैं। और अखिलेश जी की इस पहल में हम सब लोग जो है जो भूमिका निभा रहे हैं, वो हम सब लोगों को विकास के पथ पे ले जाएगी और इतिहास में हम सब लोगों के नामों को भी चर्चा होगी। इस विश्वास के साथ हम इस लोक पहल को आगे बढ़ा रहे हैं और अब ज्यादा समय ना लेके हम चाहेंगे कि डॉक्टर चंद्रकिशोर जी अपने विचार को व्यक्त करें और विषय को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपने कहा हम अपने अतीत पर, अपनी शिक्षा की पद्धति पर, हम अपने फास्ट फूड पर नहीं, अपने जो विटामिन, जो स्वास्थ्यकर चीजें हैं उस पर हम आरूढ़ रहें और उसी को आगे बढ़ाएं। हम कृत्रिमता में न फंसे। वस्तुतः जो विकसित भारत की संकल्पना है, आपने उस आत्मा का स्पर्श कर दिया है। वस्तुतः वही विकसित भारत है जब हम अपने पर गर्व करेंगे, अपनी स्वदेशी अर्थव्यवस्था होगा, अपना स्वावलंबन होगा, अपना रोजगार होगा, कृषि पर आधारित, कृषि के गांव और किसानों की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, वो स्वावलंबी बनेंगे, किसानों के आय में वृद्धि होगी, मजदूरों के आय में वृद्धि होगी, बेरोजगार मुक्त भारत का सपना साकार होगा। युवाओं का देश, और ये युवाओं का देश है जिसमें 19 वर्ष से लेके और 29 वर्ष तक 37 करोड़ युवाओं का देश है। दुनिया का सर्वाधिक युवा देश है, 37 करोड़ का देश है। तो हम 37 करोड़ उद्यमी हो सकते हैं, हम नौकरी नहीं मांग सकते हैं, ये संकल्पना लेनी चाहिए। तो आज मैं चंद्रकिशोर जी को आमंत्रित करूं तो उसमें हम दो बातें और कहेंगे। किसान, एक हमारे यहाँ लोकोक्ति प्रचलित है, को नृपहो हमें क्या हानि, ये गांव के संदर्भ में था कि राजा में, प्रशासन में और प्रशासक में किसी प्रकार का परिवर्तन होता था, लेकिन भारत के गांव आत्मनिर्भर बने रहते थे। इसे लॉर्ड मैकाले की नीतियां भी नहीं तोड़ पाई, इसे कोई नहीं तोड़ पाया। लॉर्ड मैकाले अपने वुड डिस्पैच में ब्रिटेन की सरकार को लिखता है, कॉमन सभा को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और कहता है कि भारत के गांव इतने सेल्फ रिलायंस हैं कि उसको तोड़ना मुश्किल है। भारत अपनी अर्थव्यवस्था की पूरी परिपूर्ति गांव से कर लेता है, इसलिए उसके गांव आत्मनिर्भर हैं। और जब तक गांव आत्मनिर्भर है, भारत को तोड़ नहीं पाएगा। तो क्या उन गांवों को पुनर्जागृत नहीं किया जा सकता है? अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, उससे हम आगे नहीं निकल सकते हैं। आधी आबादी को, किसानों को, युवाओं को और महिलाओं को जब हम आगे बढ़ाएंगे, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री का उद्देश्य है कि भारत की 4 जातियां हैं, युवा, बेरोजगार, किसान और महिला। भारत में नौकरियों का जो आंकड़ा है, मात्र 8 करोड़ नौकरियां हैं। 10% की दर से हमारी बेरोजगारी बढ़ रही है और बेरोजगारी की अपेक्षा हम लोगों ने उतने हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार नहीं है। तो स्वाभाविक है सरकार कोई होगी, सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार की 8 से 10 करोड़ से ज्यादा रोजगार नहीं हो सकते हैं। निजी क्षेत्र में ही इतने ही योगदान या थोड़े से इससे अधिक रोजगार मिल सकता है। अवशेष रोजगार स्टार्टअप से, इंटरप्रेन्योरशिप से ही मिलेगा। भारत का जो प्राचीन पद्धति थी उस पर ही हमें चलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर ग्लोबल, ये हमें आवाज देनी ही पड़ेगी। हमारे उत्पाद विश्व के मार्केट से भरे थे। 18वीं शताब्दी में
37 से 38% भारत का योगदान था, आज वो प्रतिशत 2% है। तो 18वीं शताब्दी में हम 38% थे। कृषि अर्थव्यवस्था में गिरती हालत में हम अब 8 से 9% पर आ गए हैं। पहले हम ये कृषि और असंगठित क्षेत्र के मजदूर हम लोग 16 से 28% कृषि का अवदान होता था। आज हम भारत को भारतीयता के पथ पर लेके चलेंगे। बेरोजगार को, किसान को हम उद्यमी बनाएंगे, गांव गांव के लोगों को उद्यमी बनाएंगे, हर व्यक्ति को 37 करोड़ लोगों को स्टार्टअप देंगे। और स्टार्टअप माने एक छोटा सा व्यवसाय जहां से हम आरंभ करते हैं, जिसमें सीड मनी भी जीरो होती है, तब हम वहां से चलेंगे तो भारत को भव्य बनाएंगे। मैं बड़े समादर के साथ बहुत ही युवा, तेजस्वी और संस्कृत के प्रकांड, संस्कृत और संस्कृति से जिनका नाता है, ऐसे विद्वान मनीषी, संघ के विचारक, बहुत सरल सहज, हम लोगों को बहुत समादर देने वाले ऐसे डॉक्टर चंद्र किशोर जी को आमंत्रित करता हूं कि आज के विषय वस्तु पर अपना प्राथेय प्रस्तुत करें। डॉक्टर चंद्र किशोर जी। प्रणाम सर। आप सभी वरिष्ठ लोक पहल के संस्थापक सदस्य बीके सर, अखिलेश त्रिपाठी सर और सभी जितने भी हमारे लोक पहल के वरिष्ठ साथी हैं, सबको मेरा सादर प्रणाम। और मैं तो आप लोगों का बच्चा हूं। आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और क्योंकि बात युवाओं की, किसान की, बेरोजगार की है, तो आपका आदेश हुआ कि आपको ये काम संभालना है। और मैं आपसे और बीके सर के सानिध्य में एक बार इलाहाबाद एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। बीके सर का सानिध्य, जैसे उनका ममत्व होता है, मैं उस ममत्व को स्पर्श किया हूं। पूरे दिन हम स्वामी स्वरूपानंद जी के इंतजार में उस दिन रहे थे। शाम को कार्यक्रम हो पाया था, लेट हो गए थे, लेकिन बीके सर ने किस प्रकार से सभी लोगों को संभाला, तो उनका मैं उस दिन बड़ा सर, हम लोगों को लगता है इतने बड़े पद पर हैं सर, लेकिन उनकी सरलता, सौम्यता मैंने उस दिन प्रत्यक्ष अनुभव की। इसीलिए हम लोगों का भी साहस बढ़ता है। तो अभी समय में ज्यादा ना लेते हुए अपनी बात को रखूंगा, क्योंकि हमारा आज विषय बहुत ही बृहद है, जो कि हमारे एक सशक्त राष्ट्र निर्माण की नींव की तरह है। और हमारा संकल्प, विकसित भारत का संकल्प 2047, जब हम अपने भारत की आजादी की शताब्दी मनाएंगे तो हम विकसित राष्ट्र हो। तो सर, उसी के लिए सबसे पहले मैं आज यजुर्वेद में एक हमारे राष्ट्रीय प्रार्थना दी गई है, उसी राष्ट्रीय प्रार्थना के साथ में अपनी बात को प्रारंभ कर। ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम, आराष्ट्रे राजन्यः सूर ईसभ्योति व्याधि महारथो जायताम, दोग्धि नरगोड़ नड्वा नाशो शक्ति पुरंध योषः, जिष्णुरथेष्टः सवेयो इवास्य यजमानस्य वीरो जायताम, निकाम्ये निकाम्ये नः पर्जन्यो वर्षतु, फलवत्यो न औषधयः पचन्त्यां, योगक्षेमो नः कल्पताम्। ब्रह्मन् सुराष्ट्र में हो ध्वज ब्रह्म तेजधारी, छत्री महारथी हो अरिदल विनाशकारी, होवे दुधार गोवे से अश्वदेशवाही, आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदाही, बलवान सभ्य योधा, बलवान सभ्य योधा, यजमान पुत्र होवे, इच्छानुसार बरसे पर्जन्य ताप धोवे, फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी, हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी, हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। अभी आदरणीय बीके सर जिस बात की चिंता कर रहे थे, यह हमारे प्राचीन, हमारी संस्कृत में यजुर्वेद में उसी समय दिया गया है। वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेजधारी। हमारे जो ब्राह्मण है, ब्रह्म है, जिन्होंने हमारी संस्कृति को आंच नहीं आने दी, वो ब्रह्म तेजधारी। और छत्री महारथी, यजुर्वेद में प्रार्थना की गई है कि हमारे छत्री जो है महारथी हो। और गौवे
हो दुधारू, आधार राष्ट्र की हो नारी सुबह सुधाई। आज देखिए हम अपने विकसित भारत में यजुर्वेद की अपनी प्राचीन संस्कृति को लेकर के चल रहे हैं। यहाँ हमारे राष्ट्रीय प्रार्थना में चर्चा की गई है कि हमारे क्षत्रिय महारथी हो, द्विज हमारे ब्रह्म तेजधारी हो, गौवे हमारी दुधारू हो, नारी हमारी सुबह सदाई हो, बलवान हमारे योद्धा हो, यजमान हमारे पुत्र हो और इच्छा अनुसार वर्षी। आज हम भारत को यदि हमें विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें प्रकृति को मानना पड़ेगा। हमारी जो संस्कृति रही थी, हमने प्रकृति की पूजा की। आज हम प्रकृति से अपने विकास के उसमें खिलवाड़ करने लगे और उसका परिणाम अभी हम भुगत रहे हैं, हम देख रहे हैं। भारत को विकसित बनाने के लिए हमें प्रकृति के साथ मिलकर के चलना पड़ेगा और इच्छा अनुसार वर्षे। जब ये हमारे, क्योंकि हम तो भारतीय संस्कृति में हैं, हम दुबई की तरह हम केमिकल के साथ वर्षा कराने की नहीं सोचते। हमारे तो ऋग्वेद में एक पर्जन्य सूक्ति दिया गया है और हमारे इष्ट से प्रार्थना की जाती है, हे परमपिता परमेश्वर, हमारे लिए आवश्यकता है थोड़ा वर्षा कीजिए। वो हमारे वेदों में दिया गया है। फल फूल से लदी हो औषध अमोघशारी। हमारा देश तो आयुर्वेद प्रधान रहा है। आज हमने देखा अपनी प्राचीन संस्कृति का, जिसका आज हम मॉडर्न साइंस के आगे हमने समादर उसका खो दिया था। कुछ दिन पहले हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में एक महामारी फैली, कोरोना। उस बीमारी में सबसे ज्यादा जो सहायता की हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद ने। मैं सर उस समय दिल्ली में था और मैंने देखा बहुत सारे लोग बीमार हैं, बहुत सारे इष्ट मित्र, बहुत सारे फैमिली के लोगों से बात हो रही है तो कैसे कि हम हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, हम काढ़ा बना करके पी रहे हैं, हम आयुर्वेद के अनुसार जी रहे हैं और वो लोग बहुत ठीक हुए। हमारे देश को इतनी बड़ी आपातकाल से बचाने में सबसे ज्यादा सहयोग किया वो हमारे डॉक्टर महारथियों ने तो किया ही, और हमारी प्राचीन आयुर्वेद पद्धति ने। हम अपने प्राचीन को खो करके आगे हम नहीं बढ़ सकते। तो हमें अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को विकसित भारत बनाने के लिए साथ में लेकर चलना पड़ेगा और उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अभी सर चिंता प्रकट कर रहे थे, अभी मैं समझता हूं उनकी चिंता है कि हमारे युवा संस्कृति को नहीं पहचान रहे, सनातन को नहीं पहचान रहे और कुछ भ्रामित लोगों के द्वारा बहुत जल्दी हमारा युवा भ्रमित हो जा रहा है। तो इसी जो आज का विषय है, किसान, महिला, युवा और बेरोजगार, इसी के संदर्भ में मैं कुछ अपनी बात रख रहा हूं। किसान, क्योंकि अभी त्रिपाठी सर ने भी चर्चा की कि किसान हमारा महत्वपूर्ण। अगर देखिए हम अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर होंगे तो सबसे पहले हमें अपने अन्नदाता का ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, ये हमारे प्राचीन ग्रंथों में दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक हमारा ग्रंथ है अर्थशास्त्र, संस्कृत में है और उसके लेखक हैं कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से जाना जाता है। चाणक्य, वो चाणक्य जो चंद्रगुप्त सम्राट के गुरु थे, उन्होंने 4 विद्याएं अपने अर्थशास्त्र में मानी। उन 4 विद्याओं में प्रथम है आणवीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड, नीति। आणवीक्षिकी में योग और सांख्य और हमारा आयुर्वेद से संबंधित। त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की चर्चा की गई है। और तीसरी जो विद्या है वो है वार्ता। वार्ता के लिए उन्होंने कहा कृषि, पशुपाले, वाणिज्य च वार्ता। ये हमारी 4 प्रमुख विद्याओं में एक विद्या है कृषि, पशुपाले, वाणिज्य च वार्ता। आज हम समझ नहीं पा रहे। हमारे प्राचीन शास्त्रों में दिया है कि ये एक विद्या है। आज का युवा क्या सोचता है कि हम अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो किसान खेती करेंगे? नहीं, वेदों के बाद, अगर वेदों के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के पश्चात अगर किसी विद्या का नाम आता है तो है कृषि, पशुपाल्य, वाणिज्य च वार्ता। वार्ता के अंतर्गत इन तीनों को उल्लेख किया गया, कृषि, पशुपालन और व्यापार। इन दोनों के आधार पर जो हमारी अर्थव्यवस्था चलती थी, हमारी संस्कृति में, हमारे साहित्य में कृषि को विद्या माना गया। आज हम उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे। हम अपनी प्राचीन संस्कृति को लेकर के किस प्रकार से हमारे ग्रंथों ने, हमारे शास्त्रों ने हमें मार्ग दिखाया है, उससे हम भटके हुए। आज का युवा ये नहीं जानता। आज हम ये नहीं समझते कि हम अगर खेती किसानी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आज का परिप्रेक्ष्य बदल रहा है सर। मैंने देखा बहुत सारे युवा खेती किसानी में, नई वैज्ञानिक युग में हम खेती को कर रहे हैं, क्योंकि भारत जैसे राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए किसान सबसे महत्वपूर्ण है। विकसित राष्ट्र का सपना साकार करने के लिए हमें कृषि और किसान की बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी बहुसंख्यक जनसंख्या कृषि
कार्य में संलग्न है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हम अपनी भूमि में अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, जो सर ने अभी चिंता प्रकट की थी। क्योंकि हम अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए हम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे कि जिससे हमारे राष्ट्र कमजोर हो, क्योंकि अन्न जो हम पैदा कर रहे हैं, हमारा अन्नदाता किसान पैदा कर रहा है, कहीं उसकी गुणवत्ता में कमी तो नहीं आ रही है। आज हमें जरूरत है कि हम भूमि की गुणवत्ता पर इसका ध्यान दें, और इस पर बहुत काम हो रहा है। आज के समय में जैविक खेती की ओर जाने का है। जैविक खेती की ओर कई राज्य बढ़ रहे हैं, और इसकी हमारी सरकारें, चाहे हमारी वो इस समय वर्तमान केंद्र की सरकार हो और हमारे सबसे भारत के सबसे विशाल प्रदेश की सरकार, दोनों ही किसानों के प्रति बहुत ही सहानुभूति पूर्ण अपने कंधे से कंधा मिलाए हुए। आज भारत के प्रधानमंत्री ने श्री अन्न मिलेट्स का सबसे अपने उद्बोधन में उन्होंने चर्चा की, श्री अन्न की मिलेट्स की, क्योंकि भारत जो है श्री अन्न मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक है, और जिसकी चर्चा नरेंद्र मोदी जी ने कई बड़े बड़े मौकों पर की, और इसका हमें देखने को मिले क्रांतिकारी पहल के रूप में लोगों ने अपनाया। मैं बड़े बड़े शहरों में देखता हूं, किराने की दुकान पर सर मैंने खुद खड़े होकर के महसूस किया, लोग मांगते हमें बाजरे का आटा दीजिए, हमें मक्का दीजिए, हमें जौ दीजिए, और मैंने उनसे बात भी की है, क्यों घर में आप किसके लिए ले रहे हैं, क्या हम खाते हैं? मोदी जी ने कहा है कोई आह्वान करने वाला होना चाहिए, जनता उसको अपनाने के लिए तैयार है। इसीलिए सबसे पहले हमें अन्नदाता को सभी प्रकार से संपन्न करना होगा, क्योंकि प्रकृति की मार सबसे ज्यादा हमारा अन्नदाता ही झेलता। फसल खेत में पकी खड़ी हुई है, मैं किसान का बेटा हूं, मैंने खेत में धान रोपा है, मैंने काम किया, मैं जानता हूं किसान की क्या समस्याएं होती हैं। आज हमारे युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है, हमारे किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। आज सर मैंने देखा है, छोटा सा है जेब पर लेंगे आई लव किसान, इतना बड़ा सा एक बिल्ला जेब पर लगा लेंगे आई लव किसान। वो नहीं जानते हो किसान होता क्या है, खेती होती क्या है, रबी में क्या पैदा होता है, जायद में क्या पैदा होता है, खरीफ में क्या पैदा होता है, कौन सी खेती में कितना पानी लगता है। आई लव किसान लिखने से आप किसान की हितैषी नहीं हो जाते। इसलिए हमें सबसे पहले किसान की जरूरतों को देखना होगा, कहां हम इसमें कर रहे हैं, क्या हमारे, अब हमारी सरकारों का क्या रवैया है इनके प्रति। तो मैंने कुछ किसानों के बारे में, जो आज हमारी वर्तमान सरकार, उनको किसानों की आय दुगनी करने के लिए, किसानों को इन आपदाओं से बचाने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से ज्यादा नुकसान ना उससे बचाने के लिए सरकार हमारी क्या कर रही है। मैं कृषि का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन मैंने अभी पता किया, सर का जब आदेश हुआ, मेरा एक छोटा भाई कृषि विभाग में कार्यरत है, और वो किस प्रकार से काम करता है मैं देखता हूं, उसकी लगन को। मेरी बात कई बार बात होती है कि भैया मैं खेत पर हूं, तो मैंने उससे पूछा कल क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, सरकारें कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है, तो उसने मुझे बहुत सारी चीजें बताई, जिसमें प्रमुख रूप से अभी एक किसान सोइल हेल्थ कार्ड मिट्टी की जांच के लिए सरकार बना रही है। अभी वो योजना प्रत्येक जिले के प्रत्येक ब्लॉक से 10, प्रत्येक ब्लॉक के 10 गांव से 100 किसान सोइल हेल्थ कार्ड बन रहा है, जिसमें मिट्टी के 17 पोषक तत्वों को जांचा जाएगा। यदि किसान अपना बीज बो रहा है, खाद दे रहा है, लेकिन फसल नहीं हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि अगर किसान बोने के बाद वो अपनी आय का बहुत बड़ा हिस्सा उसमें खर्च कर चुका होता है और देखता है कि फसल नहीं, इसलिए हमारी वर्तमान सरकारें इस पर, यह योजना उत्तर प्रदेश में बड़ी तेजी से पूरी होने वाली है। और अभी ये योजना जो 100 गांव में चल रही है, 100 किसानों के लिए, प्रत्येक जिले के 10 ब्लॉक के 100 किसानों के लिए, और इसको 100% करने की सरकार की मंशा है, सरकार करेगी ही, जिससे जो 17 इसमें पोषक तत्व होते हैं मिट्टी में, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, जिंक, ये उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हैं। अब किसान को जैसे हमारे शरीर में डॉक्टर हमें दवा दे रहा है, ब्लड चेक करता है, कहां कमी उसकी दवा देता है, किसान क्या करे, उसे नहीं पता चलता मिट्टी में क्या कमी है, मैं क्या करूं। इसके लिए सरकार प्रत्येक किसान को एक सोइल हेल्थ कार्ड बना करके देगी कि आपकी मिट्टी की हेल्थ ऐसी है और इसमें इस पोषक तत्व की कमी है, वही पोषक तत्व किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा सरकारों के द्वारा। ये भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार और जितने भी हमारे सहयोगी राज्य हैं, सब में ये योजना चल रही है। भारत सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। इसे करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्ध है, क्योंकि विकसित भारत बनाने के लिए किसान हमारी धुरी है, और युवा को निर्माण करने के लिए भी किसान हमारी धुरी है। बिना युवाओं के राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता, और बिना किसान के युवा का निर्माण नहीं हो। इसी के लिए एक सरकार की
बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना चल रही है एग्री स्टेक। इससे खसरा पड़ताल, जिसमें कृषि के कर्मचारी खेत पर जाकर के ये फसल देख करके उसका ऑनलाइन डाटा सबमिट करते हैं। अगर खेत में जाने पर वहां देखेंगे, और वो तभी होता है, हमारी सरकार का सिस्टम है कि आप घर से बैठ के नहीं कर सकते, पहले ये कार्य बहुत होते आए हैं। इससे क्या होगा, हमें उत्पादन का सही आंकड़े प्राप्त होंगे, किस फसल, कितनी भूमि पर कौन सी फसल पैदा की जा रही है, किसकी हमें आवश्यकता है, क्या हमें चाहिए। इससे क्या होगा, हमें एकदम आज का जो युग है, सही आंकड़े हमें कैसे प्राप्त हो। तो इससे क्या होंगे कि हमें जो हमारी फसल बोई गई है वहां पर आंकड़े मिलेंगे, किसान को भी इसका लाभ होगा। तो ये शीघ्र ही पूरे भारतवर्ष को कवर कर रही है योजना, और उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर चल रही है। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आज तक तो हम देखते थे कि व्यक्ति अपना स्वयं का हेल्थ कार्ड बनवा रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार का ध्यान कहां गया, हमारे किसान की मिट्टी का हेल्थ कार्ड चाहिए, हमें फसल का बीमा चाहिए। क्योंकि फसल आज देख रहे हैं हम पक्की खड़ी है, शाम को किसान बड़ा खुश होता है देख करके, और रात को बारिश हो गई, ओले पड़ गए, बर्बाद हो गई, और उसका मुआयना किया जाएगा कृषि अधिकारियों के द्वारा, बहुत ही शीघ्र गति से उसका अनुदान भी दिया जाएगा। किसान को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसान परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसलों के बीमा किए जा रहे हैं, जिससे किसान किसी आपत्ति में उसके साथ सरकार खड़ी रहे, क्योंकि प्रकृति की मार किसान को परेशान ना कर पाए। इसी के साथ एक भारत सरकार की किसानों के लिए जो मूलभूत आवश्यकता, मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं। बहुत सारी योजना चल रही, क्योंकि समय की एक अपनी सीमा होती है। किसान पंजीकरण योजना, फार्म रजिस्ट्री, इसके साथ ही किसान को एक गोल्डन कार्ड मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत किसान को एक गोल्डन कार्ड मिलेगा। वो गोल्डन कार्ड उस किसान का, उसमें पूरा डेटा होगा। अभी मैंने बताई एग्री स्टेक में जो हमारी फसल कौन सी बोई गई थी, कितनी फसल हमारी पैदा हुई, कितनी भूमि पर, कितने रकबा पर बोई गई थी, उसमें किसान के पास कितनी जमीन है, उसी फसल उसमें बोई गई है, रबी की फसल में क्या बोया था, जायद की फसल में क्या बोया था, खरीफ की फसल में क्या बोया था, यह पूरा डेटा रहेगा किसान गोल्डन कार्ड में। भारत सरकार और हमारे प्रदेश की उत्तर प्रदेश सरकार इस पर बड़ी तीव्र गति से कार्य कर रही है। और इस गोल्डन कार्ड का सबसे बड़ा लाभ होगा कि केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, कुछ समय पूर्व मैंने देखा है, मैं स्वयं भी अगर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना तो उसकी भी बड़ी परेशानी होती थी। अब हमारी सरकार किसान गोल्डन कार्ड बना रही है। इसका क्या होगा कि कोई भी किसान अपने, उसमें पूरा ब्यौरा रहेगा, किसान लेकर के बैंक मैनेजर के पास जाएगा, जो कृषि अधिकारी होगा, सर इस योजना में सेम डे, उसी दिन कृषि कार्ड से किसान को भुगतान होगा, एक दिन में पैसा किसान को मिलेगा। उसको कुछ नहीं करने की जरूरत है, उसको बैंक में उसका पहले से खाता है, पहले से उसका वहां पर अकाउंट है, कोई चिंता नहीं है। किसान अपना गोल्डन कार्ड लेकर के जाएगा, बैंक मैनेजर उसे चेक करेगा नंबर डाल करके, और उसी के आधार पर उसी दिन उसको नगदी भुगतान कर दिया जाएगा। ये भारत सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है, और उत्तर प्रदेश सरकार इसमें काफी प्रगति भी कर चुकी है। मैंने स्वयं देखा, मैं एक किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए, सर कुछ लोग इसमें कि भैया हम बनवा देंगे आपका कृषि कार्ड, उसका 5% हमें देना पड़ेगा, 10% हमें देना पड़ेगा। अन्नदाता कहां जाए, मजबूर है वो बनवाने के लिए। बैंकों के चक्कर लगाते थे लोग, बैंकों के चक्कर लगाते में स्वयं मैंने देखा है, मैं खुद से अपने माता पिता के साथ घूमा हूं केसीसी कार्ड बनवाने के लिए, कितना। और वो लोग बनवाते थे जो गांव में ऐसे ही घूम रहे हैं, वो वहां के नेता बने हुए हैं, वो मिला हुआ है वहां पर जाकर के, बैंक के कर्मचारी हो चाहे और पदाधिकारी हो इसमें, और पिस को रहा है हमारा अन्नदाता, जिसे जिस सुविधा की जरूरत थी। अब ये ऐसी योजना जब हमारे पास आएगी, किसान गोल्डन कार्ड लेकर के जाएगा और सीधा उसी दिन उसका भुगतान किया जाएगा, कोई चिंता नहीं। इस प्रकार से विकसित भारत में हम किसान को इस प्रकार से संबल बनाएंगे, इतना मजबूत करेंगे कि उससे किसी भी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं होगी। सरकार एकदम से कदम मिलाकर के उसके साथ खड़ी होगी, उसे डर नहीं होगा कि प्रकृति की मार मुझे झेलनी है। इसी के साथ ही अभी मैंने चर्चा की थी कृषि पशुपालन ही कृषि का एक बड़ा भाग है। पशुपालन, डेयरी उत्पादन में किसान का एक बहुत बड़ा वर्ग पशुपालन में लगा हुआ है। जो किसान है वह, दुग्ध उत्पादन में हम विश्व में नंबर 1 है, खाद्यान्न उत्पादन में हम कुछ में नंबर 1 है, कुछ में नंबर
दो पर है। आज डेयरी उत्पादन हमारे देश का बहुत बड़ा एक व्यापार का साधन हमारे किसानों का बन गया। डेयरी उत्पादन में हम बड़ी प्रगति कर रहे हैं, क्योंकि अभी अमूल कई सारी डेयरियों को अपनी खोल रहा है। कुछ दिन पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में अमूल डेयरी 5 लाख लीटर उत्पादक क्षमता की अमूल डेयरी की स्थापना की गई है, और हमारे प्रदेश में की। इससे क्या होगा, हमारे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। डायरेक्ट हमारा दूध सप्लाई होगा डेयरी में, जिसका हमें मूल्य सही मिलेगा, और उससे डेयरी उत्पादन से जुड़े हमारे तमाम लोगों को रोजगार मिलेगा। क्योंकि कृषि पशुपालन में डेयरी उत्पादन एक बड़ा भाग। पशुपालन और डेयरी विभाग की योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं मैंने देखा इसमें चल रही है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 21 से 26 तक की योजना 2021 से 26 तक चला रही, इसमें 24,000 करोड़ रुपया सरकार ने बजट किया इसके लिए। राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, कृत्रिम गर्भाधान पशुओं के लिए, ये सब योजनाएं सरकार के किसान के लिए है। सर, हमारा किसान खेती, पशुपालन, वाणिज्य, ये दोनों उसके संबल होंगे। कृषि और पशुपालन, फिर आएगा वाणिज्य, व्यापार। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, कृषि और पशुपालन दोनों ही किसान की सर्वांगीण विकास करने के लिए दो बड़ी प्राथमिकता है। इन दोनों को मजबूत बनाना विकसित राष्ट्र का सही और प्रमुख पहल है। यह सुनने में ना आए कि आज वहां किसान ने आत्महत्या कर ली। हम पीछे तमाम डेटा देखते हैं। अभी हमारे कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान किसानों के एकदम से साथ खड़े हैं। ऐसा लगता है ना कि ये व्यक्ति किसान खेती के बारे में जानता है। मैंने कहा नहीं अभी आप लोगों से, क्योंकि अभी हम यहाँ सुन रहे हैं और इसको बहुत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुना जाता है, आई लव किसान। भैया, आई लव किसान लिखने से हम किसान के हितैषी नहीं होते। किसानों के लिए कार्य करना पड़ता है, और किसान के लिए कार्य वो करता है जो किसान का दर्द जानता है। हमारे यहाँ कहावत है, कहते हैं जाकी न फटी विवाई, वो किया जाने पीर पर आई। जिसने कभी खेती नहीं देखी, जिसने कभी खेत नहीं देखे, वो क्या आई लव किसान लिखेगा? वो भ्रमित कर सकता है युवाओं को, किसानों को भ्रमित कर सकता है। और इसके लिए कहावत है कि काट की एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। आप किसी को मूर्ख या भ्रमित एक बार बना सकते हैं, दिशा एक बार व्यक्ति की बदल सकते हैं, बार बार नहीं। इसीलिए इन दोनों पर सरकार प्रतिबद्ध है। किसान और पशुपालन दोनों जुड़े हुए हैं। और मैंने पहली कहा वाणिज्य, हमारे विकसित भारत का पहला आधारभूत किसान है। वो सक्षम नहीं होगा तब तक हम इस संकल्पना को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे। विकसित राष्ट्र को बनाने में हम सक्षम नहीं होंगे। सबसे पहले हमारा अन्नदाता खुशहाल, देश खुशहाल। अब दूसरा पक्ष का था महिलाओं, जो हमारी सरकार। आज हम महिलाओं के बारे में बात करते हैं, कहां हम जा रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं। आधी आबादी को प्रमुखता से आगे बढ़ने के अवसर प्रदान ये सरकार जिस प्रकार से कर रही है, शायद आज तक नहीं। हमें बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की सबसे पहले आवश्यकता होती है। यदि हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, आधी आबादी हमारी घर में बैठ के काम नहीं करेगी, उसको हमें समान अवसर देने होंगे। क्योंकि विकसित भारत बनाने के लिए आधी आबादी को साथ लगना पड़ेगा, और वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कमजोर नहीं, बस अवसर नहीं देने दिया। हमारी प्राचीन संस्कृति रही, अपाला घोषा ऐसी विदुषियां हुई थी, लेकिन हमारे बीच में कुछ विसंगतियां हमारी संस्कृति पर कुछ आतताई आक्रमणकारियों ने हमारी संस्कृति थोड़ा सा बदलाव की ओर गई। हमने इस आबादी को कुछ जगह कैद किया, हमने नहीं, कुछ वातावरण ऐसा बना। इसलिए हमने बोला वातावरण ने, हमारी पृष्ठभूमि ने। आज हमें विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सबसे पहले इस आबादी को आगे बढ़ाने के लिए मूलभूत कार्य करने पड़ेंगे। उसके लिए हमारी वर्तमान केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या कर रही है। आज अभी लोगों को पता चला कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के संकल्प की घोषणा की है। नहीं, यह संकल्प उनका 2014 में प्रारंभ हो गया था, जिस दिन उन्होंने हर घर शौचालय 2 अक्टूबर 2014 को जिसकी चर्चा की। हमारे देश के कुछ लोगों ने इसका मजाक बनाया, अरे कि भाई प्रधानमंत्री शौचालय की बात करता है, प्रधानमंत्री शौचालय की बात करता है। लेकिन उसी प्रधानमंत्री के संकल्प से आज सर मैं देखता हूं कि समाज में इतनी जागृति आई है। और मैं गांव में, मेरा घर है, मैं जाता हूं बहुत सारे, मैं जहां भी देखता हूं कि यदि व्यक्ति में इतना परिवर्तन इससे आया है कि सरकार तो इसके लिए सहायता कर ही रही है, सरकार जो है अनुदान राशि दे रही है, लेकिन लोगों में स्वयं भी इतनी जागृति आई है
कि लोग एक कमरे का घर बनवा रहे हैं, लेकिन उसमें अलग से शौचालय का निर्माण जरूर करा रहे हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये 2014 के बाद लोगों में जागृति आई। ऐसा नहीं कि पहले लोग इस पर बात नहीं कर सकते थे, लेकिन वो तो छोटा समझते थे कि हम जाकर के इतने छोटे टॉपिक पर हम क्यों बोलेंगे, हमें शौचालय से क्या मतलब। हमारी आधी आबादी ग्रामीण, सर मैं गांव में रहा हूं, मैंने देखा है, अभी बरसात का समय चल रहा है और हम केवल सोचने मात्र से कल्पना कीजिए कितनी असुविधा उनको झेलनी पड़ती होगी। क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए थी? क्या हम बिना इसके हम संकल्प विकसित भारत के निर्माण का सपना देख सकते हैं? हमारी आधी आबादी खेतों में नित्य क्रिया के लिए जाएगी और हम संकल्प भारत बनाएंगे। ये मूलभूत सुविधाएं हमें पहले देनी थी, तब हम संकल्प भारत, विकसित भारत का संकल्प कर पाएंगे। और इसका बड़ा असर देखने को मिला। समाज में एक जागृति आई है। हर घर में अब शौचालय है, हर घर में शौचालय है, चाहे कोई व्यक्ति कमजोर है, चाहे मध्यम वर्गीय है, चाहे कैसा भी है, लेकिन कमरा एक बनवाएगा, शौचालय पहले बनवा रहा है। ये समाज के लिए, यहां किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। एक गया ना, एक युग दृष्टा व्यक्ति आया, उसका ध्यान गया कि मुझे मेरे देश में क्या हालात है, वहां शौचालय भी होना जरूरी है। इसके बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना, मैंने स्वयं देखा है कि लोगों को खाते खुलवाने के लिए, अकाउंट खुलवाने के लिए इधर उधर घूमना पड़ता। अगर सरकार की कोई योजना होती तो उसको पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार अगर 10 रुपए भेज रही है तो 1 रुपया भी नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों? कहां जा रहा है? इसके लिए किसी ने क्यों नहीं सोचा कि क्या किया जाए कि जो हम दे रहे हैं सीधा हमारे जिस व्यक्ति को जरूरत है उस तक पहुंच जाए। गांव में अकाउंट बैंक में खुलवाने के लिए आधार कार्ड लेकर के, पासबुक लेकर के, वो सब कागज इकट्ठे करके कि भैया हमारा ये पहचान पत्र है, खाता खुलवाने चक्कर लगाने पड़ते थे। गांव वालों ने नहीं सोचा था कि बैंक हमारे पास चल के आएंगे, बैंक के कर्मचारी, और कहेंगे आप अपना अकाउंट खुलवाइए। 51 करोड़ बैंक खाते खुले और इसका सीधा लाभ हमें कोरोना में हुआ। हमारी सरकार ने जब डायरेक्ट सहायता देने का संकल्प किया तो देर नहीं लगी, बस आदेश किया और चला गया सबके अकाउंट में। ये विकसित भारत बनाने के लिए सपना देखने से पहले आधारभूत संरचना करने के प्रमुख बिंदु हैं। हम विकसित राष्ट्र बना रहे हैं, लेकिन हमारे 51 करोड़ लोगों के पास बैंक में खाते नहीं थे। आखिर क्यों? उसका जिम्मेदार कौन है? और इसमें जो 51 करोड़ बैंक खाते खुले, लगभग उसमें 2 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम जमा की जा चुकी है। ग्रामीण भारत पर इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा। भारत नहीं पूरा होता, बिना गांव के भारत पूरा भारत नहीं होता। इसी के साथ ही में एक और केंद्र सरकार की योजना, ये सब महिलाओं को सबल बनाने की, इससे सबसे बड़ा जो लाभ मिला वो हमारी मातृशक्ति को मिला है, हमारी आधी आबादी को मिला है। भारत सरकार की एक योजना उज्ज्वला योजना, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, इस पर किसी का क्यों ध्यान नहीं गया? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, आधी आबादी वही धुएं से बीमारी, कितनी लंग्स खराब हो गए, कितनी लोग मर जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत 10 करोड़ गैस कनेक्शन दिए और वो 10 करोड़ दिए बीपीएल, जो गरीबी सीमा रेखा से लोग नीचे थे। और 2016 के बाद तक अब तक 18 करोड़ इसमें कनेक्शन हुआ है। ये हमारे विकसित राष्ट्र के आधारभूत कार्यक्रम है। ये आज अभी की संकल्पना नहीं है मोदी जी, ये 2014 में यहां पर कार्य करना प्रारंभ किया गया था और उसी का परिणाम है कि आज इतनी बड़ी आबादी उस धुएं से, उस बीमारी से, अरे हम भैया विकसित राष्ट्र बनेंगे, हमारे हम आधी आबादी धुआं से पता नहीं कितनों के फेफड़े खराब हो जा रहे हैं, कितने अकाल मृत्यु के आगोश में चले जा रहे हैं लोग। और हम बात कैसे कर सकते थे आज से उठा करके हम विकसित राष्ट्र बनेंगे? आज हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, आने वाले समय में हम 3री बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। ये बात करने के लिए हमें ये आधारभूत संरचना जरूरी। महिला एवं बाल विकास से संबंधित इसी प्रकार की विभिन्न योजनाएं, चाहे वो महिला समानता के लिए कार्य किए गए हों। हम उस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाएं जिस राष्ट्र में 3 शब्द कहने से उस महिला को, यहां पर हम, हमारा राष्ट्र है, हम उसमें जाति धर्म से ऊपर उठ करके बात करते हैं। ये नहीं देखा हमारी सरकार ने कौन धर्म है, किस जाति के हैं, वो हमारी मातृशक्ति है, हमारे लिए पूजनीय है, हमारे लिए वंदनीय है। और उसके साथ आप अपनी जबान से 3 शब्द बोल देंगे और वो प्रत्यक्षता हो जाएगी, वो बेसहारा हो जाएगी। इसके लिए एक बड़ा कदम सरकार ने किया कि जो 3 तलाक एक अभिशाप, इस साहसी कदम को राजनीति से परे, राजनीति से ऊपर उठ करके, वोटों की उसकी चिंता नहीं, मुझे काम करना है। आपके जब कार्य करने की दृष्टि आपकी अच्छी होती है तो कोई कार्य नहीं रुकता, सब फलीभूत होते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री ने वो करके दिखाया, उस दलदल से महिलाओं को निकाला। कल्पना कीजिए आप आज की 21वीं शताब्दी में कहां सोच रहे क्या करेंगे?
आप केवल मुंह से 3 शब्द बोल देंगे और महिला प्रत्येकता हो जाएगी। इसके लिए हमारी सरकार पुरजोर से बिना सब कुछ देखे इस ऐसे कानून को खत्म किया। एक महिलाओं के सब बल बनाने के लिए एक बड़ा प्रयास। शैक्षिक विकास में कई प्रकार की महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं। हम शैक्षिक विकास में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम महिलाओं की यदि बात करें, आज हमारा ओलंपिक चल रहा है, खेलों में हम कहीं कम नहीं है। ओलंपिक में आज ही मुझे बड़ा प्रसन्नता हुई, मैं 4 बजे अभी मैच देख रहा था। हमारी युवा निशानेबाज मनु भाकर ने आज ही भारत को पहला ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। तो खेल की शक्ति में, शिक्षा की शक्ति में महिलाएं, अब इसके पीछे भी हमारी सरकार की एक बड़ी खेलो इंडिया योजना, बड़ा इन्वेस्ट कर रही है सरकार हमारे युवाओं पर। और सबसे खुशी की बात सर मैं आपको बताना चाहूंगा, 117 खिलाड़ियों के दल में जो पेरिस ओलंपिक चल रहा है उसमें भाग लेने के लिए गए हैं, उसमें 47 महिलाएं हैं। और आज पहला पदक भी एक हमारी महिला खिलाड़ी ने दिलवाया है। उनको बहुत बहुत बधाई हम सबकी तरफ से और हमारे लोग पहले की तरफ से। भारत का झंडा ऊंचा करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने संविधान के प्रति अपनी असीम श्रद्धा को प्रकट करते हुए आज के वातावरण ऐसा बनाया गया था, पता नहीं क्या होने वाला है। कैसे युवाओं को भ्रमित किया गया, कैसे देश को, लोगों को भ्रमित किया गया। आज लोग पछता रहे हैं। अपनी असीम श्रद्धा प्रकट करते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन में सर्वप्रथम नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित कर 33% आरक्षण महिलाओं को दिया। अब महिला केवल 4 दीवारी में बैठ करके या खेलों के मैदान में ही मेडल नहीं जीतेगी, शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाइयों को नहीं छुएगी। अब वो राजनीति के सबसे बड़े मंदिर संसद में बैठ करके नीति निर्माताओं में शामिल होकर के विकसित भारत की तकदीर के लिए वो नीति बनाएगी। ये कार्य पहले भी हो सकता था, ये तो अंबेडकर का सपना था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस कार्य को करना चाहते थे, लेकिन तब की वर्तमान सरकार ने उनका साथ नहीं दिया। और उस महान न्यायविद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किन परिस्थितियों में उस सरकार से इस्तीफा दिया होगा। आज लोग कहते हैं कि हम तो संविधान के असली रक्षक हैं। अरे भैया, आप रक्षक थे तो एक संविधान निर्माता, आपकी सरकार में इस्तीफा क्यों दिया? आज अंबेडकर के सपनों का भारत बना रहे हैं। अंबेडकर उसी समय महिलाओं को आरक्षण देना चाहते थे, उनकी शिक्षा में आरक्षण देना चाहते थे। आज से 50 साल पहले ये काम किया गया होता तो आज हम विकसित राष्ट्र होते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अधूरे सपने को वर्तमान सरकार पूरा कर रही है, क्योंकि जब तक महिला शासन की शक्ति में शामिल नहीं होगी, राष्ट्र के नीति निर्माताओं में शामिल नहीं होगी, तब तक राष्ट्र को हम विकसित राष्ट्र बनाने की ओर कहीं ना कहीं पीछे होंगे। हम बराबर का हिस्सा दे रहे हैं, साथ से कंधा मिलाकर के नारी अब चल रही है। आज लोग, मैंने देखा है, बात तो बोलते हैं यत नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रहते, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रहते। ये पंक्ति मनुस्मृति की है। हम बिना जाने, बिना समझे, बिना पढ़े, बिना आधारभूत के उसका विरोध करते हैं। हम आज भी जो लोग मनुस्मृति का विरोध करते हैं वही लोग इस वाक्य को बोलते हैं, यत नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसीलिए अभी बीके सर ने जो चिंता प्रकट की कि युवाओं को भ्रमित ना किया जाए, युवाओं को हमारी संस्कृति के बारे में पता हो, हमारे ग्रंथों के बारे में पता हो, जिससे युवा भ्रमित ना हो। यह बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा गया है कि पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रहते। ये तो हमारी संस्कृति का भाग है। लेकिन जिन लोगों को नहीं तो हमारे संविधान के बारे में बहुत अच्छे से पता, नहीं हमारी प्राचीन संस्कृति के बारे में पता, और ना ही हमारे शास्त्रों के बारे में पता, वो आज हमारी संस्कृति पर उंगली उठा रहे। इसीलिए हमारा दायित्व और बन जाता है कि हम अपनी युवा साथियों को वास्तविकता से अवगत कराएं। जब तक राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवादी लोगों नहीं होंगे, किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रवादी लोगों का होना बहुत जरूरी है, राष्ट्र प्रेमी लोग होना बहुत जरूरी है, राष्ट्रभक्त लोग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि युवा, किसान, महिला यदि ये मजबूत होंगे तो राष्ट्र भी मजबूत होगा। बिना किसानों के, बिना महिलाओं के, बिना युवाओं के हम अपने राष्ट्र को मजबूत नहीं कर सकते। इसलिए इन तीनों को लेकर के आगे हमें राष्ट्र बनेगा, और ये राष्ट्र की आधारभूत संरचना के मुख्य पहलू है। राष्ट्र की नींव इस पर बनेगी। जो हमारा संकल्प है हम उस संकल्प को पूरा कर पाएंगे। और हमारे सपनों का भारत, हम जब आजादी के 100 वर्ष मना रहे होंगे, विकसित राष्ट्र, ये सपना हम सबको मिलकर के, हमारा कर्तव्य है कि हम जहां हैं, अपना परिवार है, सब कुछ आप करिए, लेकिन राष्ट्र के बारे में भी, स्वयं राष्ट्र जागृमः यजुर्वेद में कहा गया है, हम राष्ट्र को जगाए और सजग रखेंगे, हम राष्ट्र के प्रहरी हैं। ये बातें हमारी संस्कृति में है। मैं कोई वक्ता नहीं हूं सर,
और आप लोग सुन रहे बड़ा, मुझसे बहुत सीनियर लोग हैं यहाँ, मैं तो आपका बच्चा हूँ, लेकिन मैं रज्जू भैया को पढ़ता हूँ, मैं हेडगेवार जी को पढ़ता हूँ, वो किन परिस्थितियों में क्या करके उन्होंने संगठन बनाया। आज मैं ये भी पढ़ता हूं कि जब हाथरस में ये अभी दुर्घटना हुई, एक लेख मैंने पढ़ा कि सबकी चर्चा हुई, लेकिन संघ की चर्चा नहीं हुई। सबसे पहले वहां कोई पहुंचा तो संघ के स्वयं सेवक पहुंचे। आज कहीं भी बाढ़ आती है, कहीं भी आपातकाल की स्थिति पहुंचती है, सबसे पहले हमारे संघ के कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं। इसीलिए विषय बड़ा है और समय की एक सीमा है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें किसान, युवा और महिला, अभी मेरे दो, अगर मुझे आगे समय मिलेगा तो मैं आगे अपने युवा, बेरोजगार और युवा पर आगे कभी कंटिन्यू करूंगा। डॉक्टर चंद्रकिशोर जी, अभी आपके पास समय है, बोलिए। हाँ सर, अभी मैं जहां पर हूँ, मेरे यहाँ लाइट की समस्या, मेरा ये जो बैटरी है थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, और मैं वो दो पार्ट में ही उसको तैयार, मेरे दो पार्ट, एक उस दिन बीके सर का आदेश था कि एक लेख लिखा जाए, तो युवा बेरोजगारी पर मैं कुछ लिख रहा हूं सर, तो मैं आपको उस ब्लॉग के लिए तैयार करके दूंगा। तो अभी जो मैंने जहां तक अपनी बात को आप तक पहुंचाने में मैं सफल हो पाया या नहीं हो पाया, जो भी समझ में आई, क्योंकि मैं अपने सिरोधार करता हूं, आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका बच्चा हूं, मेरी गलती होगी कहीं, और राष्ट्र की धारा में चलना चाहता हूं, जो हमारे पूर्वजों ने रास्ता बनाया उसमें चलना चाहता हूं, जो बीके सर रास्ता दिखाते हैं उस पर मैं चलना चाहता हूं, जो त्रिपाठी सर ने कहा है कि ये रास्ता ये अच्छा है और राष्ट्र के लिए अच्छा है, तो मैं उस पर चलना चाहता हूं। मैं कोई बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूं। अभी ये किसान, युवा और महिला सशक्त जो हमारा काम हो रहा है, वो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ही प्रमुख रूप से कर रही है। अब मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, आज के दोनों हमारे, ये दोनों के लिए, यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे उत्तम प्रदेश के, अब मैं उसको उत्तम प्रदेश कहता हूं, और उत्तम प्रदेश में इसलिए कहता हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले मैं भी बनारस में हूं, एक दिन बीएचयू से रात को 11:30 बजे में आ रहा था ऑटो में, हम वहां हमें देखना है कि विकास वाजपेयी को क्या रहा है। मैंने उस ऑटो चालक से पूछा कि भैया आप मुझे छोड़ के आएंगे फिर लौट के भी आएंगे यहाँ, तो मैंने कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बोला सर दिक्कत होती थी, वो समय था, अब नहीं होती। अब मैं आपको छोड़ के आऊंगा आपके स्टॉप पर मडुआ डी से, जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे डर नहीं है कि मेरी पॉकेट में पैसा है या मेरे ऑटो की इसी डायरेक्ट जेब में पैसा है। अब मुझे डर नहीं है कि मेरे कोई मुझे खड़ा करेगा और दो तमाचे मारेगा, मुझे किसी का डर नहीं है। मुझे पक्का पता है कि मैं आऊंगा और अपने घर जाऊंगा और पूरा पैसा लेके जाऊंगा। हाँ, कुछ समय पहले डर लगता था कि दो लोग खड़े होंगे, बाइक खड़ी होगी, चार तमाचे मारेंगे, मुझसे पैसा छीन लेंगे और मुझे मां बहन की गाली देंगे, लेकिन अब डर नहीं लगता सर, आराम से चलिए आप। मुझे खुशी होती है कि मेरा राष्ट्र उन्नति कर रहा है। मेरे देश की बेटी रात को कोचिंग पढ़ के आती है और वो कहती है कि नहीं, मुझे डर नहीं लगता बाबा की सरकार, क्योंकि अब यहाँ कोई ऐसे कहने वाला नहीं है कि लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है, अब तो पकड़ने वाले हैं, अब गर्दन पकड़ने वाले हैं, अब वो नहीं चलेगा। तो उन्हीं, ये दिनकर जी की लाइन है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री इसी प्रकार से लगे हुए कि वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यस्क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। बाटिक और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में सूलना मिलते हैं, कंकरियां जिनकी सेज सुगर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरियां भी सुनाती हैं, जो लाक्षा ग्रह में जलते हैं वे ही सुरमा निकलते हैं, वे ही सुरमा निकलते हैं। इसी बात को कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और सबको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दिनकर की उसी पंक्ति से, तो दिनकर की परशुराम की प्रतीक्षा से आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए, वर्तिका जलकर किरण का हास बनती है, जो जी गया संघर्ष में वो जी गया, मुश्किलों में जिंदगी इतिहास बनती है, शरद के ही बाद ऋतु मधुमास आती है। ऐसी ही आपकी प्रेरणादायी, आप कह रहे थे मैं बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूं, लेकिन जब अपने से छोटे, अपने अनुज जब इतना ओजस्वी वक्ता होता है तो मन को बड़ी प्रसन्नता होती है और बहुत गर्व होता है कि लोकपहल के मंच पर और लोकपहल परिवार से जुड़ा हुआ एक इतना तरुण
इतना तेजस्वी जब अपना उद्बोधन देता है तो मन बिल्कुल गदगद हो उठता है, रोम रोम पुलकित हो उठता है। आपने यजुर्वेद की राष्ट्र की प्रार्थना से अपनी शुरुआत की। पुनः आपने जो संघ का एक गीत है उसको भी आपने दोहराया है। प्रकृति की पूजा करनी पड़ेगी, इस बात की ओर ध्यान किया। भारत में कृत्रिमता नहीं है क्योंकि यह प्रकृति पूजक है। प्रकृति की पूजा करनी पड़ेगी, आयुर्वेद हमारी जीवन शैली है और कोविड-19 में इसका सफल स्वरूप काढ़ा पीकर पूरा भारत बच गया। आपने इस ओर हमारा ध्यान केंद्रित किया। ये सब किसान के करणीय कार्य हैं और कृषि, किसान और भारतीयता, इससे जुड़कर अगर हमारा युवा संस्कृति के मार्ग का अनुसरण नहीं करेगा, पथ विचलन का शिकार हो जाएगा, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपने मूलभूत बातों पर ध्यान दिया। अर्थशास्त्र के चूंकि मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूं, तो अर्थशास्त्र के कौटिल्य में आनुवांशिकी, त्रयी और वार्ता का आपने कहा, संबोधन दिया। योग और सांख्य आनुवांशिकी के में आते हैं, उसके अवयव हैं, उसके घटक हैं। त्रयी में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद है। वार्ता में कृषि, पशुपालन और वाणिज्य है। इस देश के भगवान ही गौ पालक रहे हों। जो गो, गंगा और गायत्री से जुड़ा हुआ इस देश का भगवान योगेश्वर कृष्ण रहे हैं, वो कृषि और पशुपालन से ही जुड़े हुए हैं। विकसित राष्ट्र बनाने में कृषि का योगदान और किसान की चिंता करनी पड़ेगी। आई लव यू किसान कहने से काम नहीं चलेगा, ये सैद्धांतिक हो सकता है, कहने के लिए हो सकता है, यह युग का यथार्थ नहीं है। रबी, जायद और खरीफ की फसलें क्या क्या है, इस फसल चक्र की भी जानकारी लोगों को नहीं है, जो भारत को दिग्भ्रमित करने वाले लोग हैं। अभी आपने कहा कि भारत को किस प्रकार, भारत के युवाओं को भ्रमित करने का प्रयास किया गया। श्री अन्न, मिलेट्स, मोटे अनाज के विषय की आपने परिचर्चा की। अगर आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अगर कोई आह्वान करने वाला मिलेगा तो देश उस मार्ग का अनुसरण करेगा। प्रधानमंत्री 14 में ही शौचालयों के लिए आह्वान किए थे, उस समय बड़ा उसका मजाक किया गया था, लेकिन यह युग का यथार्थ बन गया है। उज्ज्वला गैस की आपने बात की, किसानों से संबंधित आपने किसान सेल्फ हेल्थ कार्ड की बात की। 17 पोषक तत्व जो हमारे मृदा के होते हैं, एनकेपी के समीकरण के होते हैं, उसकी जांच की जाएगी। एग्री स्टेट, प्रधानमंत्री फसल बीमा, किसान गोल्डन योजना, पशुपालन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, गो संवर्धन, राष्ट्रीय डेयरी विकास, युवाओं के लिए आपने बहुत सी बातें कही हैं। उज्ज्वला ने 18 करोड़ को कनेक्शन दिया है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को उससे जोड़ा है। 117 आपने अभी कहा अपने उद्बोधन में, 117 हमारे ओलंपिक में जो खिलाड़ी गए हैं उसमें से 47 महिलाएं हैं। और अभी अभी आपने कहा कि हमारी जो भारतीय नारी मनु भाकर हैं, तीरंदाजी में पहला पदक, उनको भी लोक पहल के तरफ से बधाई, पूरे देश का अभिनंदन और स्वागत। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 3 तलाक पर प्रतिबंध, वस्तुतः भारतीय नारी का अभिनंदन और उसके सम्मान की रक्षा है। और आप सब ने इन विषयों पर बहुत ही गंभीरता पूर्वक बात कही है। डॉक्टर चंद्रकिशोर जी, आप संस्कृत के हैं, आप जेएनयू में पढ़े हैं। वामपंथियों के मध्य कैसे राष्ट्रवादी रहता है, आपसे अधिक उस दुष्कर कृत्य को करने वाला भी कोई नहीं है। आप जेएनयू से के विद्यार्थी रहे हैं और बड़ी सफलता पूर्वक वहां अपने राष्ट्रवाद का झंडा आपने बुलंद किया है। आज हम लोगों के इस लोक पहल के मंच पर हमारे बहुत ही अनन्य सहयोगी डॉक्टर हर्षमणि सिंह, हम लोगों के बहुत ही वरिष्ठ स्वयंसेवक और हम सबों के अभिभावकत्व प्रदान करने वाले माननीय आशुतोष प्रताप सिंह आशु गुरुजी हम लोगों के साथ हैं। डॉक्टर उदय भान सिंह सर, प्रोफेसर, जो शिमला विश्वविद्यालय में, जो हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय शिमला में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ के वरिष्ठ प्रोफेसर हैं और बहुत ही सहज और मेरे बड़ी भातृकल्प हैं। उनका भी बहुत अभिनंदन और मैं उनका पाठ्य अवश्य चाहूंगा। मैं इस मुंह को नहीं छोड़ पाता, लेकिन डॉक्टर उदय भान सिंह, डॉक्टर हर्ष जी कुछ अपनी बातें रखे इस आज के वक्तव्य के विषय में। इससे पहले मैं चाहूंगा आशुतोष प्रताप सिंह जी से, हमारे जो वरिष्ठ स्वयंसेवक हैं,
कि आप इस उद्बोधन के विषय में आप जरूर 2 शब्दों में हम लोगों को आशीर्वाद दें। श्री आशुतोष प्रताप सिंह जी। हाँ, हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी। वंदे मातरम। आज का उद्बोधन अत्यंत अत्यंत सहज, सरल, सुबोध, एक बहुत क्लिष्ट विषय जिसके ऊपर हमारी दोनों सरकारें डबल इंजन सरकार की हम बात करते हैं। डबल इंजन सरकार, वास्तव में डबल इंजन सरकार ने जो भी मतलब काम किए हैं वो अत्यंत सराहनीय और कभी अश्रुतपूर्व, अभूतपूर्व है। इसके लिए हमारे हमारे मतलब यशस्वी प्रधानमंत्री मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, दोनों को बारंबार प्रणाम है। आज हमारा सौभाग्य है कि हम उनके युग में जी रहे हैं। आज भारत अपने स्व को प्राप्त कर रहा है। भारत अपने स्व स्व मात्र मात्र मतलब स्वतंत्र होने से हम स्व नहीं हो जाता है। भारत वो है, भारत का जो मौलिक स्वरूप है, मौलिक भारत, सांस्कृतिक भारत, राजनीतिक इंडिया की बात मैं नहीं कर रहा हूं। चंद्रकिशोर जी को पैनल में ले, मैं उस राजनीतिक इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं। आज पहली बार कम से कम हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भारत के हैं, भारतवासी हैं। कम से कम ये है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमादश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। कम से कम हम भारत और भारतीय और भारती के रूप में कम से कम विश्व में पहचाने जा रहे हैं। रह गया आज के उद्बोधन पे, तो आज का उद्बोधन जिन 4 मुख्य बिंदुओं के ऊपर केंद्रित था, जो हमारी 4 जातियां हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बताई, उनके प्रति जो भी मतलब कार्य हो रहा है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। हमारा भारत वो भारत था जो कि कृषि प्रधान था। हमारी रीढ़ हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, हमारी शिक्षा व्यवस्था थी, जो पारंपरिक थी, जो वैदिक थी, जो सांस्कृतिक जी थी, जो शाश्वत थी। उसको हम छोड़कर एक मॉडर्न युग में जीने लगे। एक इकोसिस्टम हमारे ऊपर लागू किया गया और उसमें हम फंसते चले गए, एक दुष्चक्र में फंस गए। आधुनिकता, अंधानुकरण, पाश्चात्य अंधानुकरण। आप देखिए, ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट, नेवर द ट्वेन शैल मीट। लेकिन आज वेस्ट जो है वो ईस्ट के सामने झुका है। वेस्ट को बचाने वाला भारत था, विश्व को बचाने वाला कोविड से भारत था। भारत ने पैसा नहीं बनाया वैक्सीन से, भारत ने वैक्सीन मुफ्त दिया। ये भारतीय संस्कृति है। यज्ञ में हम क्या करते हैं? इदम अमुक देवाय, इदम देवाय, इदम न मम। एक निस्वार्थ भाव से, स्वार्थ भाव से नहीं। भारत स्वार्थ से नहीं जिया है, निष्काम भाव से जिया है, निस्वार्थता से जिया है। यहाँ पर एक छोटी सी गिलहरी थी जो कि जिस समय सेतु बंद हो रहा था उस समय लौट कर वो बालू का कण उसके ऊपर चिपक जाते थे और वो फिर से मतलब लौट के वो जहां सेतु बंद हो रहा था उसके ऊपर पलट जाती थी। क्या था? तुच्छ सहयोग था। एक महान कार्य के, एक ईश्वरीय कार्य के भगवान श्री राम ने उसको अपने हाथों पे लिया और उसके शरीर पर हाथ फेरा तो वो जो लकीरें आपको दिखाई पड़ती हैं वो लकीरें हैं, भगवान का आशीर्वाद है। तो हम वैसी ही गिलहरियां हैं, अपने को वही गिलहरी हम समझे, लेकिन कुछ बालू का कण हम डाल दे रहे हैं। बस इदम राष्ट्राय स्वाहा, इदम राष्ट्राय इदम न मम। ये केवल राष्ट्र कार्य हम कर रहे हैं, राष्ट्र के प्रति हमारा समर्पण है। और वही काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और जो भी लोग जुड़े हुए हैं, और संघ का होने के नाते हम लोग तो वैसे ही हैं। सेवा है यज्ञ कुंड, अपनी आहुति देते हैं। हमारा कुछ नहीं है, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। आशु गुरु जी वो हैं जो हमारे दिखाई दे रहे हैं,
जिनके घर से पहली बार अटल जी ने चुनाव लड़ा था। आप उस परिवार से, आपका परिवार वह परिवार है जिस परिवार से जनसंघ के पहले विधायक हुए। ये यशस्वी परिवार है। तो आप ऐसे परिवार से आते हैं जो संघ भाजपा कितने उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन राष्ट्र के प्रति जो अपनी दृढ़ निष्ठा है वह शून्य से शिखर तक आद्योपांत एक रस से एक भाव में एकात्मकता के साथ, सुदृढ़ता के साथ, अटल निश्चय के साथ अविचल खड़ी रही। बहुत बहुत अभिनंदन गुरुजी आपका। ऐसे भाव हैं आपके। इस उम्र में भी सोशल मीडिया पर राष्ट्र के लिए जो आपका जागरण होता है वह अद्भुत होता है। अब मैं चाहूंगा युवा साहित्यकार और अर्थशास्त्री डॉक्टर हर्षमणि सिंह जी। डॉक्टर हर्ष जी 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 जी, सभी को नमस्कार। अब आज काफी बड़े स्तर पर विषय निकल कर आ गया है। बहुत चर्चा हो गई और काफी। मैं एक बात जरूर, ये मुझे अच्छा लगा कि वो कहते हैं कि बीज को अगर नमी मिल जाए तो फिर क्या नहीं हो सकता। तो मुझे आज ये जो डॉक्टर चंद्र किशोर जी का जो वो मुझे नमी महसूस हुई और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अगर इस तरीके का इकोसिस्टम हम बना पा रहे हैं कि जहाँ से वंदे मातरम की आवाज अगर उठे तो दूसरे तरफ से उसको लय को पकड़ने वाले लोग, थामने वाले लोग अगर बन जाएं तो पूरा एक चक्र हो सकता है। और जब एक चक्र पूरा हो जाएगा तो मुझे लगता है कि जो विकसित भारत की संकल्पना है वो बिल्कुल साकार होगी। डॉक्टर चंद्र किशोर जी ने एक अपने सामाजिक विषयों को बहुत बारीकी से, बहुत गंभीरता से अपने निजी अनुभवों के साथ उठाया। और जहाँ तक किसानों की बात कही, मैं बहुत संक्षिप्त में ही बात रखूंगा। जहाँ तक उन्होंने किसानों की बात की तो मुझे लगता है कि इस द्रावल, उत्कल, गंगा और ये जो गंगा जमुना के किनारे और हिमालय से आच्छादित ये जो पूरा भूखंड है, इसमें कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो किसान नहीं है। तो मुझे लगता है कि किसान को जब हम एड्रेस करते हैं तो पूरे देश को, पूरे भारत को एड्रेस करते हैं। जहाँ तक भारत की जो वर्किंग एज ग्रुप है, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड्स कह रहे हैं, 15 से जो 64 साल की जो आयु है, जिसको कि वर्किंग एज ग्रुप भी कहते हैं, समस्या ये है कि हम इस जनसंख्या को किस तरीके से एड्रेस करें। इस जनसंख्या को एड्रेस करते समय हम ये ध्यान में रखें कि हम इनको किस दिशा में ले जा पा रहे हैं, तब वास्तव में हम जो विकसित भारत की जो संकल्पना है वहां तक पहुंच पाएंगे। इस जनसंख्या, ये यहाँ के संसाधनों का कैसे दोहन करें, यहाँ तक कहा गया कि जो विकास के जो मॉडल हैं वो एक बार पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में भारत में जो विकास की जो वृद्धि दर है उसका प्रणेता कृषि क्षेत्र हो, और कृषि क्षेत्र में भी जैविक कृषि की बात की जा रही है। और जैविक कृषि में भी इस तरीके के मापदंडों की बात की जा रही है कि जहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज विकसित हों, युवा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का हिस्सा बने, एग्रीगेटर का हिस्सा बने, नेतृत्वकर्ता बने, वो एक मध्यवर्ती बनकर न रह जाएं। भारत के पास जो इस समय ताकत है, जो क्षमता है, जो भूमि है, वह इस तरीके की है कि वह नेतृत्व करें। और भारत का जो वर्किंग एज ग्रुप है वो अपने आप को प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए रोजगार में अपने आप को सम्मान महसूस करे। मुझे लगता है कि इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंद्र किशोर जी ने आज इस लोक पहल के मंच पर अपनी बातों को बहुत भावपूर्ण तरीके से रखा। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार डॉक्टर हर्ष जी। अब मैं निवेदन करूंगा, जो समाज के अंतिम सोपान पर खड़ा भारत का आदमी है, जिसे प्रधानमंत्री जी गरीब कहते हैं, गरीब, युवा, महिला और बेरोजगार, ऐसे ही व्यक्ति के विषय में एकात्मकता के साथ, अंत्योदय के साथ जिसकी बात करने वाले हैं, उसके आधिकारिक विद्वान डॉक्टर उदय भान सिंह सर को मैं आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर उदय भान सिंह सर। धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश जी, और अपनी इस सभा में विराजमान सभी विद्वज्जनों को प्रणाम करता हूं। और डॉक्टर हर्षमणि जी और डॉक्टर चंद्र किशोर जी, आशु महाराज गुरुदेव जी ने तो सब कुछ कह ही दिया है।
मैं भी कल हरियाणा के यमुनानगर से कल वापसी मेरी हुई है। पिछले कई दिनों से, लगभग 1-1.5 महीने से मैं व्यस्त था। श्रीमती जी का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, ऑपरेशन एक मेजर हुआ था, तो उसमें लगा हुआ था, तो कई बार जुड़ भी नहीं पाया। और अभी डॉक्टर चंद्र किशोर जी ने बड़े ही सरल सहज शब्दों में जो 4 बिंदु थे, महिला, किसान, युवा और साथ में किसान, बेरोजगार, महिला और युवा का अवदान, विकसित भारत का संकल्प @2047, बहुत ही सरल और सहज भाषा में, शैली में, शब्दों में उन्होंने रेखांकित किया है कि किसानों का किस प्रकार का योगदान हो सकता है और किसान किस प्रकार की भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं और किसानों के रास्ते में किस प्रकार की स्वयं उनको चुनौतियां हैं और किस प्रकार की चुनौतियां बाकी लोग खड़ी कर रहे हैं और उसका समाधान क्या है। युवाओं के लिए विवेकानंद जी ने जो कहा था वो आज भी सार्थक है और उसी पथ पर चलकर रही युवा जो हैं, पूर्ण विकसित भारत का जो सपना है 2047 में, उसे पूरा किया जा सकता है। रही बात समाज की, राष्ट्र की, मातृशक्ति की, तो उसके लिए महान कवि, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा भी था कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। लेकिन वह स्थिति अब बदल गई है। अब अंतरिक्ष में पहुंच करके जो नारी है वो अपना अपना साहस दिखा रही है, सेनाओं में पहुंच करके अपना साहस दिखा रही है, प्रबंधन, प्रशासन, राजनीति, मानव जीवन के समस्त क्षेत्रों में जाकर के मातृशक्ति अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रही है। और ये क्षमता का प्रदर्शन क्रमशः इसी प्रकार से लगातार बना रहेगा तो निश्चित रूप से पूर्ण विकसित भारत का सपना जो है वह साकार हो पाएगा। जयशंकर प्रसाद जी ने भी महिला के बारे में, नारी शक्ति के बारे में कहा था, और वो पंक्ति मुझे अभी ध्यान नहीं आ रही है, लेकिन वह स्नेह के साथ में श्रम, वात्सल्य और ममत्वपूर्ण जीवन शैली के साथ में कठोर बन करके राष्ट्र निर्माण के पथ पर चलना, यदि यह सब संभव होंगे तो निश्चित रूप से 2047 में पूर्ण विकसित भारत का सपना साकार होगा। उसी प्रकार से जो श्रमिक हैं, अपने श्रम सीकरों से, जिन्होंने इस राष्ट्र का वर्तमान ही नहीं बनाया, अतीत भी बनाया, वर्तमान भी बना रहे हैं, अपने श्रम सीकरों से भारत का श्रमिक, भारत का मजदूर, भारत का भवितव्य भी बनाएगा। इन सब बातों को रेखांकित किया है। मुझे लगता है कि समय की सीमा भी है, और जब मुझसे पहले इतने प्रकांड विद्वानों ने बहुत सारी बातें कही हैं, अब मैं कुछ कहूँगा तो मुझे लगेगा कि सूरज की धरती पर मैं दीपक जला रहा हूँ। मैं आप सबका एक बार फिर से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को भी बोलने का अवसर आप सब प्रदान करते हैं, विशेष रूप से डॉक्टर अखिलेश जी और प्रोफेसर विजय कुमार सिंह जी। मैं हृदय से नतमस्तक हूँ, आभारी हूँ आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा मत कहिए सर, आपकी जब उपस्थिति होती है, अब ईश्वर आपको दीर्घायु प्रदान करे, स्वस्थ जीवन प्रदान करे, भाभी जी को निरंतर बहुत ही बढ़िया आयु और जीवन प्रदान करे, स्वास्थ्य प्रदान करे। आपकी उपस्थिति मात्र, आपका संवेदनशील उद्बोधन हम सबके लिए नव प्राण का संचार करता है। अतः तो ये आपका बड़प्पन है इन शब्दों का प्रयोग करना। आपके प्रति हम लोगों का इतना समादर है और इस भाव से हम लोग लेते हैं। और डॉक्टर हर्ष जी से हम लोगों की अक्सर बात मुझसे होती है व्यक्तिगत, कितने मतलब आत्मीयता आपसे मिलती है। आशु भाई गुरु जी, जिनके घर से अटल जी का राजनीतिक जीवन बलरामपुर में शुरू हुआ था, ऐसे आशुतोष प्रताप सिंह आशु जी, बहुत ही संघ का और संघ का, मैं नाम भूल रहा हूँ, आपके परिवार के पहले विधायक 1952 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जनसंघ से पहुंचे थे। ऐसे वो लोग कर्मठ लोग हैं। हुकुम सिंह। और आपका जब साथ मिलता है तो इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई मिलती है। हम इसलिए आपका आह्वान और आभार व्यक्त करते हैं, और इसीलिए हम सदैव आपका स्नेह भी चाहते हैं कि हमारे लोक पहल को जीवंतता मिले। विद्वान तो कहा ही गया सर्वत्र पूजते, वो हमेशा पूजा जाता है और उसी रूप में। और इस देश की तो परंपरा है, उसी परंपरा के आप वाहक हैं,
इस देश के ऋषियों ने चारों वेदों की रचना कर दी, लेकिन वेदों पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए, नामोल्लेख नहीं किए। और संघ की यही भाव दृष्टि है, और आप उसी भाव दृष्टि के और उसी परंपरा के एक बड़े हमारे सशक्त हस्ताक्षर हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। इस लोक पहल के मंच पर आज चंद्रकिशोर जी का इतना अद्भुत पाथेय प्राप्त हुआ। इस तरुण को बार बार अभिनंदन, नमन। छोटा बड़ा कोई होता नहीं होता है, सब यही तो हम जब भारत को माता मानते हैं तो उसके सारे पुत्र न छोटा है न बड़ा है, सभी इस राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। तो आप सभी सुधी जनों का बहुत बहुत अभिनंदन। आशु गुरु जी का, डॉक्टर हर्षमणि सिंह जी का, आशुतोष सिंह जी का, ऋषिकेश सिंह जी आज यात्रा में है, मेरा मन था कि आज वो उद्बोधन दे, डॉक्टर उदय भान सर का, सभी का बहुत बहुत। और जो हमारे साथ अन्य जुड़े हुए हैं, CLP अंकित मिश्रा, यूके मिश्रा जी, रजत गुप्ता जी और विनोद कुमार जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। और इस कार्यक्रम को सबको बहुत बहुत अभिनंदन, सबको बहुत बहुत प्रणाम। मिलते हैं अगले रविवार को एक नए वक्ता के साथ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल लोक पहल।